हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरोज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराती हूँ। और आप सभी को पता है कि अभी हम इंग्लिश पेडागोजी की ही सीरीज़ को आगे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इंग्लिश पेडागोजी में ही सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि थोड़ा इंग्लिश जो है डिफ़िकल्ट होता है क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम में, तो उनके लिए उनके रिक्वेस्ट पे मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ ये सीरीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच जहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व जितने बार करवाए हैं, आपने उसमें देखा होगा कि फिगर ऑफ स्पीच से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इस लिहाज से फिगर ऑफ स्पीच जो है उसे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, समझिए डिटेल में क्या होता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनसे सीटेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाइड हूँ, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। चलिए बिना समय गवाए हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट के लिए, फिगर ऑफ स्पीच। और सिर्फ सीटेट ही क्यों, जितने भी स्टेट लेवल के टेट हैं जहां पर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम है या नॉन टीचिंग एग्जाम जहां पे इंग्लिश ग्रामर में भी लिटरेरी डिवाइस में फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, उन सबके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो सिर्फ सीटेट नहीं, हर स्टेट लेवल टेट जैसे यूपी टेट, रिट हो गया, एच टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, एस टेट, ये सब में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम अलंकार के नाम से जानते हैं। अलंकार, हिंदी में इसे हम कहते हैं अलंकार। अब फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? देखिए, भाषा को सुंदर बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम स्त्री, हम क्योंकि हम वुमेन है तो मैं उसी की ही बात कर रही हूँ कि हम ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, ऑर्नामेंट पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि खूबसूरती बढ़ाए, है ना, आपकी ब्यूटी को वो एनहेंस करे। ठीक उसी तरह से लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, ताकि जो आप जो चीज़ कह रहे हैं वो क्या हो, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे बोलने पे, है ना। नॉर्मली हम जो लिटरेरी जो मीनिंग है, लिटरल जो उसका टर्म है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, उस पर हम बोलते हैं तो इतना वजन नहीं आता है। लेकिन अगर हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज़्यादा उस लैंग्वेज की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो देखिए 8 फिगर ऑफ स्पीच है। सीटेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इतने ही कराए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना आपका सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया, ठीक है। और कभी कभी एलिट्रेशन वगैरह भी पूछ लिया जाता है। हाइपरबली भी कभी पूछ लिया गया, या कभी एक आध बार एलिट्रेशन पूछ लिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा सीटेट का फेवरेट टॉपिक है वो है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया। आप जितने भी क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर की मेरी वीडियो में देखेंगे, मैंने करवाए हैं आपको, ये 4 से ऊपर मैंने हार्डली एक आध बार मैंने जैसे कि बताया कि एलिट्रेशन का एक बार देखा मैंने क्वेश्चन, और एक बार हाइपरबली का। तो मैं आपको 8 कराऊंगी। वैसे तो बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, यूफेमिज्म वगैरह है, लाइटटीज है, एंटीथीसिस है, बहुत सारे हैं, पन वगैरह होते हैं। लेकिन आपको अभी कम समय में अपने सीटेट एग्जाम पे फोकस करना है, तो सीटेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कराऊंगी। अब 4 आता है बोल के मैं 4 ही नहीं कराऊंगी, जिसकी पॉसिबिलिटी है वो भी आएगी। जैसे हाइपरबली का पूछ सकता है, एलिट्रेशन आपको पता होना चाहिए, अपोस्ट्रोफ क्या होता है, ऑक्सीमोरॉन, इससे भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये आप 8 जो मेजर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आज आप ध्यान देंगे और समझेंगे डिटेल में। फिर भी कोई डाउट और वगैरह हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सिमिली, सिमिली यानी होता है उपमा अलंकार। हिंदी में हम इसे उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। अब सिमिली का इस्तेमाल कैसे होता है? सिमिली का, एक सेकेंड, हाँ, सिमिली यानी होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हम उसे कहते हैं जैसे कि जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज के बीच में, दो कोई चीज है, ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो एज और लाइक का इस्तेमाल करते हो तो वो सिमिली हो जाता है। जहां पर भी आप देखेंगे कि लाइक और एज लिखा है कंपैरिजन में, वो होता है सिमिली। मेटाफर भी बिल्कुल सेम है सिमिली से, बस मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में लाइक और एज नहीं किया जाता है, बिल्कुल
उसको उस नाम से ही बोल दिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ, ए और बी में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ए इज लाइक दिस, ठीक है, या ए एज लाइक बी, ऐसा। तो वो हो गया आपका सिमिली, जिसे हम उपमा अलंकार के नाम से जानते हैं। लेकिन मेटाफर में ये क्या बोल देंगे, ए को सीधा बी ही बता देंगे, ठीक है। लाइक और एज नहीं इस्तेमाल करके उसका हम बिल्कुल उसको डायरेक्टली ही कह देंगे, ठीक, डायरेक्टली कह देंगे तो वो बात क्या हो जाती है, मेटाफर हो जाती है, रूपक अलंकार होती है। जैसे सिमिली में अगर कहें योर फेस इज शाइनिंग एज स्टार, ठीक है, एज स्टार, ये सिमिली हुआ क्योंकि एज का इस्तेमाल हुआ। शी इज लुकिंग लाइक पर्ल, ठीक है, तो लाइक का इस्तेमाल हुआ तो ये सिमिली हो गया। अब वही मेटाफर की बात करें तो शी इज अ पर्ल, अब सीधे लाइक एज नहीं करके क्या कर दिया इसको, शी इज अ पर्ल, उसको सीधा पर्ल ही बोल दिया, ठीक है, इस तरीके से। या फिर ही वॉज द लायन ऑफ हिज फाइट, तो मतलब वो उसको शेर से उसकी उपमा ना करके उसको सीधे शेर ही कह दिया, ठीक है। तो जैसे अगर सिमिली में यही बात बोली जाए तो ही वॉज एज ब्रेव एज लायन, ठीक है, लेकिन उसको बोल दिया ही इज ब्रेव एज ही इज अ लायन, तो ये हो गया आपका मेटाफर। और वहीं सिमिली की बात करें तो एज ब्रेव एज लायन, तो ये दोनों एक समान है, बस इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल होता है, इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली कह दिया जाता है, ठीक। सिमिली और मेटाफर क्लियर हो गया। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार, जब आप नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तु को, जो हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, मानव होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो उसकी जो लक्षण होते हैं, उसके गुण होते हैं, उससे आप बताते हैं तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। कैसे, ट्रीज आर स्विंगिंग, ट्रीज गाना गा सकती है, नहीं गा सकती, ठीक है, ट्रीज गाना नहीं गा सकती है, हालांकि वो निर्जीव नहीं है लेकिन जनरली निर्जीव वस्तु, ठीक है, उसको बोला जाता है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से। तो ट्रीज आर सिंगिंग, सिंगिंग कौन कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है, तो ये मानवीकरण बोल रहा है ट्रीज के बारे में कि ट्रीज क्या कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है। तो ट्रीज सिंगिंग नहीं कर सकती, लेकिन हम इसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं। ठीक उसी तरह टेबल है जो एक ऑब्जेक्ट है, निर्जीव है, उसको आप बोल रहे हैं कि टेबल इज स्टेयरिंग एट मी, स्टेयर करना यानी घूरना, मतलब ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन का एक लक्षण है कि ह्यूमन घूर के देखता है। टेबल निर्जीव ऑब्जेक्ट है तो क्या वो घूर के देखेगा, लेकिन हमने उसको बोल दिया टेबल वॉज स्टेयरिंग एट मी या टेबल इज स्टेयरिंग एट मी, तो टेबल मुझे घूर रहा है। तो टेबल जो निर्जीव वस्तु है उसको आप बिल्कुल पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मानवीकरण, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक बता के, ठीक है। तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। हाइपरबली होता है आपका अतिशयोक्ति, किसी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैगरेट करके बोलना, वो होता है हाइपरबली, जिसे हम अतिशयोक्ति के नाम से जाते हैं हिंदी में। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, है ना, कि मतलब वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं। जैसे शी इज एज थिन एज टूथपिक, टूथपिक क्या होता है, इतना पतला सा एक बैम्बू स्टिक होता है ना, जो आप दांत में कुछ फंस जाता है तो उसको निकालने का काम आता है, या आजकल स्टार्टर वगैरह में खाने में देते हैं, ठीक है, वो इतना पतला होता है। क्या कोई इंसान उतना पतला हो सकता है? तो यहाँ पे ये अतिशयोक्ति की जा रही है, एग्जैगरेट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, इसलिए ये हाइपरबली है। या फिर आई एम वेरी मच हंग्री दैट आई कैन ईट द होल वर्ल्ड, तो क्या मैं होल वर्ल्ड को खा सकती हूँ? नहीं खा सकती, है ना, ये मैं ज़्यादा ही अतिशयोक्ति की बात कर रही हूँ, है ना, कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी कि मैं पूरी दुनिया खा लूँगी, तो ऐसे नहीं हो सकता ना, ठीक। तो अतिशयोक्ति की बात जहाँ पे की जाए वो हाइपरबली है। ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया होता है ध्वन्यात्मक अलंकार, मतलब जो ध्वनि सूचक होता है, ध्वनि मतलब साउंड, मतलब जब किसी चीज़ में आप साउंड को सुनते हैं कोई सेंटेंस में, वो आपका ओनोमेटोपिया होता है। जैसे कि हनी बी का साउंड क्या होता है, जब वो साउंड करती हैं, जब अपने पंखों को, जब वो पंखों को फड़फड़ाती तो कैसा साउंड आता है, बज बज, है ना, तो हम कैसे बोलते हैं, द बी इज बजिंग अराउंड, तो जो उसका साउंड है उसी से आप संबोधन कर रहे हैं सेंटेंस में, उस सेंटेंस को ही मतलब उसके बारे में बोल रहे हैं डायरेक्टली, बीज आर बजिंग, और उसकी साउंड भी बज ऐसे आती है, तो ये आपका हो गया ओनोमोटोपिया, क्योंकि ये साउंड को क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक उसी तरह से अगर एग्जांपल ले लें, क्लॉक का जो कांटा होता है टिक टॉक होता है, तो अगर हम सेंटेंस में बोल रहे हैं द क्लॉक इज साउंडिंग टिक टॉक, तो देखिए ये हम उसकी सेम एज इट इज साउंड, टिक टॉक जो साउंड आता है उस साउंड को बोल रहे हैं, तो ये ओनोमोटोपिया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ओनोमोटोपिया साउंड को बताता है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन सुनेंगे आप ध्यान से, अनुप्रास अलंकार। एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, मतलब जो सेंटेंस में ना कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड का
इस्तेमाल बार बार रिपीटेशन होता है, ठीक है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे जैसे पीटर पेपर पिक्ड अ पाइपर, ठीक है, पीटर पेपर पिक्ड अ पाइपर। पी 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 ये कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बोलने से पी 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 कंटिन्यू आ रहा है साउंड, तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होगा, ठीक है। जैसे हिंदी में अगर हम बात करें, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, तो ये र र र र साउंड आ रहा है, तो ये आपका एलिट्रेशन हो गया अनुप्रास अलंकार। अब अपोस्ट्रोफी की बात करें तो अपोस्ट्रोफ जो होता है संबोधन, जैसे ओ डैड, ओ सी, इस तरह से ओ करके आप संबोधन करते हैं और उसमें एक्सक्लेमेशन, ये जो होता है एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेशन का उस सेंटेंस में इस्तेमाल होता है और उसको संबोधन से आप कहते हैं ओ करके, वो आपका अपोस्ट्रोफ होता है। लास्ट हो गया आपका ऑक्सीमोरोन, जो कि होता है विरोधाभास। विरोधाभास यानी कि दो जो वर्ड है एक दूसरे की बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट है, जैसे कि लव हेट, ये अगर आपके सेंटेंस में एक साथ आ गया, एक दूसरे एकदम बिल्कुल अगल बगल में, ठीक है, तो लव है ऑपोजिट है हेट का। कोई सेंटेंस में ये दोनों वर्ड आ गया और बिल्कुल बिल्कुल अगल बगल में है, तो वो आपका विरोधाभास कर रहा है, मतलब आप एक साइड लव बोल रहे हो और उसके ऑपोजिट विपरीत हेट बोल रहे हो, ठीक है, तो ये विरोधाभास है, जिसको हम ऑक्सीमोरोन के नाम से जानते हैं। तो वो हम आगे हम समझेंगे। सेंटेंस अभी अब हम देखेंगे 20 सेंटेंस, उसमें आपको मैं समझाती जाऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। सुटेबल फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। अब देखिए एज का इस्तेमाल हुआ है, तो आप समझ लीजिए मेटाफर है, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन है या एलिट्रेशन है। तो मैंने बताया था ना, जहां पे भी उपमा की जाती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए, तो वो आपका सिमिली हो जाता है। तो शी इज एज फ्रेश, मतलब किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि शी, वह ड्यू की तरह फ्रेश है, तो एज बोल रहा है, एज का इस्तेमाल हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिली। एक सेकेंड इंक चेंज कर लें, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा, सिमिली। आप समझ गए, एज और लाइक जहां पे इस्तेमाल होता है कंपैरिजन करने में, उपमा अलंकार उसे कहते हैं, और रूपक क्या होता है, डायरेक्टली उसको कह देते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर, लाइफ इज अ हाईवे। अब यहाँ पे कंपेयर नहीं किया है, लाइफ इज लाइक अ हाईवे नहीं बोला, लाइफ को हाईवे ही बोल दिया है, यहाँ पे लाइफ को ही हाईवे कह दिया है डायरेक्टली, तो ये आपका हो गया मेटाफर, रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। तो डी नंबर सही हो जाएगा, मेटाफर, ठीक। यहीं पे अगर यहाँ पे एज और लाइक का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर डायरेक्टली लाइफ को कंपेयर ना करके डायरेक्टली उसको कह दिया है, लाइफ हाईवे कह दिया, ये नहीं बोला लाइफ इज लाइक हाईवे, लाइक इज एज अ हाईवे, ऐसा नहीं बोला है, तो ये आपका मेटाफर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओ डेथ कम सून। अब देखिए पुकार रहा है डेथ को, ओ डेथ। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, तो मैंने बताया था एक्सक्लेमेशन जहाँ पे होता है और ओ करके उसको संबोधित करते हैं, वो आपका अपोस्ट्रोफ होता है, सी नंबर, ठीक है। अपोस्ट्रोफ आप जब संबोधित करते हैं और उसमें एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, तो क्या होता है, अपोस्ट्रोफ, संबोधित जो संबंधवाचक होता है, ठीक है, संबोधित करते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब यहाँ पर देखिए ओपन सीक्रेट क्या है, ये एक दूसरे की विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर ओपन बोल रहा है, मतलब खुला हुआ, बिल्कुल खुला हुआ, जिसे सब देख सकते हैं, जान सकते हैं, और उसके सामने जस्ट बोल रहा है सीक्रेट, मतलब कि रहस्यमय। तो ओपन है तो सीक्रेट कैसे होगा, सीक्रेट है तो ओपन कैसे होगा, तो ये तो विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीमोरोन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में हमने यही पढ़ा था कि विरोधाभासी होते हैं जब सेंटेंस, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरोन, ठीक। नेक्स्ट, शी स्वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, सॉरी स्वेप्ट नहीं, वेप्ट मतलब रोई, वीपिंग बोलते हैं ना, वीप का ये पास्ट टेंस है, वीप यानी क्राई करना, रोना, यहाँ वेप्ट बोला है मतलब पास्ट टेंस है। शी वेप्ट, उसने रोया, कैसा, ओशन ऑफ टीयर, मतलब समंदर की तरह उसने आंसू बहाए। कोई समंदर की तरह आंसू बहा सकता है, आप मुझे एक बात बताइए, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिग्रेट हो रहा है, अतिशोक्ति हो रही है, तो ये हाइपरबली है आपका, ठीक है। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ल्ड, दुनिया क्या है, एक मंच है, तो डायरेक्टली ही इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट इसको कंपेयर ना करके डायरेक्ट उसको नाम दे दिया कि मतलब वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज है, तो ये आपका हो गया, आप समझ गए होंगे क्या है ये मेटाफर है,
ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं वर्ल्ड को स्टेज से, तो डायरेक्ट कंपेयर एज लाइक ना यूज करके डायरेक्ट बोल दिया वर्ल्ड इज स्टेज। वर्ल्ड क्या है? स्टेज है। ठीक, नेक्स्ट, शी शेल ऑन द सी शोर। अब यहां पे देखिए, शी सेल शी शेल ऑन द सी शोर। क्या साउंड आ रहा है आपको? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। और कौन सा कॉन्सोनेंट? एस का साउंड आ रहा है। स हो या श हो, ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो मैंने आपको बताया था जहां पे सेंटेंस में बार बार कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो वो आपका एलिट्रेशन होता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने बताया था रघुपति राघव राजा राम, तो रा 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 रा, ठीक, तो ये एलिट्रेशन हो गया अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, अर्थ वॉज थर्स्टी फॉर वाटर। अब देखिए अर्थ क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, उसको बोल रहे थर्स्टी। थर्स्टी किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है। मैंने आपको बताया ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी भी निर्जीव व्यक्ति को बताया जाए, मानव के लक्षण बताया जाए, तो आप उसको पर्सोनिफाई कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? सी नंबर, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। क्योंकि देखिए अर्थ निर्जीव वस्तु है, ठीक है, धरती माता जो होती है जीवित तो नहीं है ना, निर्जीव है, उसको बोल रहे हैं कि वो प्यासी है वाटर के लिए। तो प्यासी तो इंसान होते हैं ना, इंसान को प्यास लगती है, जानवरों को प्यास लगती है। यहाँ पे बेसिकली ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे हैं कि प्यासा है। तो अर्थ जो है निर्जीव व्यक्ति है, उसको आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आई हैड अ टन ऑफ वर्क। टन मतलब क्या होता है? टन मतलब क्या होता है? 100 क्विंटल, है ना। 1 क्विंटल 100 किलो, 100 क्विंटल 1 टन। मतलब आपको कभी टन ऑफ वर्क हो सकते हैं? ये तो अतिशयोक्ति वाली बात है, एग्जैगरेट करके बोल रहे हैं आप। किसी व्यक्ति को टन ऑफ वर्क कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन टन ऑफ वर्क नहीं होता। यहाँ पे अतिशयोक्ति हो रही, तो डी नंबर हाइपरबली है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉकिंग एट द डोर। अपॉर्चुनिटी मतलब कि ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अमूर्त आपका संज्ञा है, तो मतलब ये निर्जीव है, ठीक है, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये बोल रहे अब यही जो अपॉर्चुनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या कर रहा है? डोर पे नॉक कर रहा है। तो क्या ये इंसान है? ये नहीं है ना इंसान, ये तो अमूर्त संज्ञा है जिसको हम देख भी नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। वो नॉक कर रहा है डोर को, तो यहाँ पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को पर्सोनिफाई कर रहा है। डोर नॉक तो इंसान ही करेगा ना, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ये आपका आंसर मानवीकरण कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द बेबीज स्किन वॉज लाइक रोज पेटल। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेबी का स्किन वॉज लाइक देखिए यहाँ पर लाइक बोला है, लाइक अ रोज पेटल। रोज पेटल की तरह है बेबी का स्किन, तो लाइक और एस का इस्तेमाल होता है, तो ये आपका सिमिली हो जाता है, ठीक है। द लीव्स डांस इन द विंड। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब लीव्स पत्तियां जो है वो डांस कर रही हैं विंड में, हवा में, तो डांस कौन कर सकता है? ये तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन डांस करता है। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से इस मतलब नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया, मानवीकरण कर रहे हैं। नेक्स्ट, योर आंसर्स आर परफेक्टली रॉन्ग। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली रॉन्ग। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे तो एक तो ये परफेक्टली मतलब एकदम परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, और यहाँ पे बोल रहा है रॉन्ग है, तो ये दोनों विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। परफेक्ट यानी कि बिना गलती के एकदम अच्छा सही से, और यहाँ पे रॉन्ग बोल रहा है मतलब एकदम गलत। तो ये सेंटेंस में एक साथ आगे बिल्कुल आमने सामने में है। मैंने जैसे बताया था कि कभी भी सेंटेंस में मतलब वर्ड टू वर्ड एक दूसरे के सामने ऑपोजिट वर्ड होंगे, वो आपका क्या होता है? एलिट्रेशन होता है, सॉरी ऑक्सीमोरोन होता है। एलिट्रेशन नहीं, ऑक्सीमोरोन होता है, मतलब विरोधाभास होता है, ठीक है। एलिट्रेशन तो साउंड वाला होता है, एलिट्रेशन जो होता है वो तो कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है वो रिपीट होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। बोलने में गलती हो गई, तो ऑक्सीमोरोन है, ये विरोधाभास है, क्योंकि परफेक्टली है बोल रहा है और रॉन्ग है बोल रहा है, तो एक दूसरे को ये वर्ड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट होता है, विरोधाभास होता है, तो वो ऑक्सीमोरोन होता है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रेन रेजेस राइपिंग एंड रेस्टलेस इन इट्स रेज। दिस सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए रेन मतलब बारिश, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है। रेजेस, रेस कर रहा है मतलब कि दौड़ रहा है। राइपिंग पक रहा है। रेस्टलेस क्या हो रहा है? बेचैन हो रहा है। तो
रेस करना, दौड़ लगाना, बूढ़ा होना मतलब कि एज करना या एजिंग करना, या फिर रेस्टलेस या बेचैन होना, ये सब तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है ना। मानव का जो लक्षण होता है वो है। उस मानव के लक्षण को आप नॉन लिविंग थिंग पे बता रहे हैं तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द डेफोडिल्स, डेफोडिल जो फ्लावर होते हैं, नॉडेड देयर येलो हेड्स एट द वॉकर। डेफोडिल एक फ्लावर है, नॉडेड यानी अपना सर हिलाई। ठीक है, तो ये बोले नॉडेड येलो हेड, मतलब अपना येलो हेड, येलो कलर का हेड है उसको, मतलब वो सर को वो हिलाई। नॉड करना मतलब हाँ या नहीं में आप ऐसे जवाब देते हैं ना, छोटे बच्चे लोग जनरली हाँ या नहीं, या हम भी कोई कुछ पूछता है तो हम जब मुंह से नहीं कहते तो हाँ ऐसे सर हिला देते हैं, उसको नॉडेड बोलते हैं। तो जो डेफोडिल फ्लावर है वो नॉडेड करी, तो ये भी तो पर्सोनिफिकेशन हो रहा है ना, क्योंकि नॉडेड मतलब सर में हिला के जवाब देना हम इंसान की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ना कि निर्जीव वस्तु की, है ना, या फिर जो नॉन ह्यूमन होते हैं उनका नहीं होता है। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया ये बात, क्योंकि डेफोडिल फ्लावर के बारे में बोल रहे हैं। डेफोडिल फ्लावर ने अपना सर हिलाया, किसकी तरफ? वॉकर, मतलब जो वहां से लोग जा रहे हैं वहां पर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पर्सोनिफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ या भूखी हूँ कि मैं हॉर्स को भी खा सकता हूँ। तो ये तो एजग्रेशन हो गया, अतिशोक्ति हो गई। कोई हॉर्स कैसे खा सकता है भाई? अगर भूखा भी होगा तो कितना खाना खा पाएंगे आप भूखे होंगे तो, है ना। यहाँ पे अतिशोक्ति हो रही है तो ये आपका हो जाएगा हाइपरबली। ठीक है, अतिशोक्ति। नेक्स्ट, देयर इज अ रियल लव हेट रिलेशनशिप डेवलपिंग बिटवीन द टू ऑफ देम, इन दोनों के बीच में लव और हेट रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो लव और हेट आप देख रहे हैं यहाँ पे इस सेंटेंस में बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड है। लव का ऑपोजिट है वर्ड, तो ये विरोधाभास है ना। लव और हेट का जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है दोनों के बीच में, तो ये क्या समझ गए आप इससे? ऑक्सीमोरोन, क्योंकि विरोधाभास जो होता है वो हमारा ऑक्सीमोरोन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वैक क्वैक व्हेन द डक एज वी थ्रू देम अवर स्टेल ब्रेड, जैसे हमने अपने बासी ब्रेड को फेंका डक की तरफ, वो क्वैक क्वैक करके आने लगी। ठीक है, चली गई, क्वैक क्वैक करके चली गई, सॉरी वेंट है तो। क्वैक क्वैक बिल्कुल सेम साउंड है, डक जो करती है ना क्वैक क्वैक साउंड, उसी साउंड को बताते हुए इस सेंटेंस में कह रहा है। तो मैंने बताया था कि जो साउंड रियल में होता है उसी साउंड को, रियल जो साउंड है उसको आप बताते हुए सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होता है? वो आपका ओनोमोटोपिया होता है। ठीक है, ध्वनि सूचक जो होता है जिसे कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर। पी 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 पी, आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड। मैंने बोला था जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देता है रिपीटेशन होता है, रिपीट हो रहा है। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर, पी 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 पी, ये आपका हो जाएगा एलिट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है जो आपका 20 क्वेश्चन मैं उठा के लाई थी आपके लिए कि आप अच्छे से समझ पाओ। आज देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। माई डॉग ऑलवेज बो वो वेन एवर ही सी मी, तो डॉग वाकई में भो वो या वो ऐसे साउंड करता है ना, उसी साउंड को ये यहाँ पे बता रहे हैं बिल्कुल एज इट इज। तो ये क्या हो गया? ओनोमोटोपिया, है ना। तो ये आज का हमारा इस तरह से सेशन 20 क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, और मैंने आपको समझाया कि क्या चीज़ क्या होता है, कितने फिगर ऑफ स्पीच हैं, और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और ओनोमोटोपिया। सिमिली होता है जब दो चीज के बारे में कंपेयर करते हैं एज लाइक लगा के। मेटाफर बिल्कुल डायरेक्टली उसको नाम ही दे देते हैं, कंपैरिजन एज लाइक लगा के नहीं करते, डायरेक्ट नाम दे देते हैं। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, यानी कि निर्जीव वस्तु जो है उसको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, उसके लक्षण को बता देते हैं। हाइपरबली यानी कि अतिशोक्ति, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। ओनोमोटोपिया मतलब जो साउंड होता है उस साउंड का सेंटेंस में इस्तेमाल होना। ठीक है, वो क्या करता है? ध्वनि सूचक होता है ना। एलिट्रेशन मतलब कि किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल बार बार होता है, जैसे कि पी 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 पी, रघुपति राघव राजा राम, आर आर आर, पीटर पेपर पिक्ड अ पिकल, है ना, पी पी पी, ये आपका एलिट्रेशन हो गया। अपोस्ट्रो यानी संबोधन करके मतलब बुलाते हैं, जैसे ओ डेथ, ओ फ्लावर, ओ लाइफ, इस तरह से आप बोलेंगे, और जिसमें एक्सक्लेमेशन का साइन होगा जिस सेंटेंस में, उसे हम अपोस्ट्रोफ कहते हैं। ऑक्सीमोरोन यानी विरोधाभास, मतलब एक सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड बिल्कुल आमने सामने होंगे, जैसे लव हेट, है ना, या फिर
लव हेट या फिर ओपन सीक्रेट, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका ऑक्सीमोरोन हो गया। तो इस तरह से आज हमारा फिगर ऑफ स्पीच सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हुआ, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, बच्चों को चाहिए होगा इसकी वीडियो, इसीलिए मैंने इस पे बनाया है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लैंग्वेज के कंपोनेंट, जो कि लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं, सिंटेक्स क्या होते हैं, मॉर्फीम क्या होते हैं, फोनीम क्या होते हैं, फोनोलॉजी किसे कहते हैं, और किस तरह से क्या क्या सिमेंटिक वगैरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, समझाएंगे डिटेल में, और हम उसके क्वेश्चन भी करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँच सके। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।